हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक एमए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का ग्रह लाघव करण ज्योतिष में इसका हम सलूशन बताने जा रहे हैं। ये इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सलूशन है, अर्थात ये पार्ट 1 है। 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम 70 मार्क्स होते हैं। तो ये 2024 का पेपर आपके सामने है, जिसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, एक श्लोक है जिसका सविस्तार व्याख्या करनी है। दूसरा है, चंद्र ग्रहण में वलन से क्या अभिप्राय है। तीसरा है, सूर्य ग्रहण में लंबन। फिर चौथा है, सूर्य ग्रहण में स्पर्श मध्य और मोक्ष साधन का उदाहरण। पांचवें प्रश्न में गुरु के उदय और अस्त के साधन का और उसका प्रकार बताना है। शुक्र ग्रह के उदयास्त साधन प्रकार का परिचय देना है। सातवां चंद्र श्रृंगोन्नति के बारे में है। आठवां श्रृंगोन्नति में दिग्ज्ञान का सविस्तार परिचय। नवां है व्यतिपात पर सविस्तार निबंध। और 10वां है वैधृति व्यतिपात के बारे में। यहाँ पे 1 से 5 तक के बारे में अभी हम उत्तर देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित श्लोक की सविस्तार व्याख्या कीजिए। छाद यत्कर्म बिंदु विधु भूमिविधा छादिकछ मान्यक्यार्ध कुरु तच्छ्रोणम भवेच्छ मेतद्यर ग्राह हिनना विशिष्टा तु खछन्नकम। यहाँ पे हम छादक, छाद्य और उसका भूभा के बारे में बात कर रहे हैं कि कब ग्रहण पड़ेगा। उसमें माणिक्यार्ध वर्ड भी आया है, माणिक्यार्ध, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसका उत्तर क्या है, इसका जो सिंपल समरी है वो ये है कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को आच्छादित किए रहता है, इसलिए सूर्य ग्रहण में चंद्रमा को छादक कहते हैं और सूर्य को छाद्य कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय भूभा अर्थात पृथ्वी की छाया चंद्रमा को आच्छादित कर देती है, अतः चंद्र ग्रहण में भूभा को छादक और चंद्रमा को छाद्य कहते हैं। शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि एक दूसरे को एक कारण बनता है दूसरे के ऊपर छाया डालने का। जो कारण बनता है दूसरे के ऊपर छाया डालने का उसको छादक कहते हैं, और जिसके ऊपर छाया पड़ती है उसको छाद्य कहते हैं। सूर्य ग्रहण में ये काम चंद्रमा और सूर्य करता है। तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा को छादक, क्योंकि इसकी छाया पड़ती है सूर्य पर और सूर्य पर पड़ती है छाया, इसलिए सूर्य को छाद्य कहते हैं। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सूर्य से तो रोशनी निकलती, उस पर छाया पड़ ही नहीं सकती, और सच्चाई तो यही है। पर आभासी रूप पे जब आप पृथ्वी पे होते हैं और चंद्रमा को बीच में आ जाता है तो सूर्य पे काला धब्बा नजर आता है। वह असल में चंद्रमा के कारण है, पर क्योंकि आभासी ऐसा लगता है कि सूर्य पे धब्बा पड़ा है, तो इसलिए आप कहते हैं कि सूर्य छाद्य है। और धब्बा डालने वाला कौन है? चंद्रमा, इसलिए वो छादक है। तो हमें जो पृथ्वी पर प्रतीत होता है उसी के आधार पर ये नाम रखे गए हैं। चंद्र ग्रहण के समय ये चीज रियल में होती नजर आती है, क्योंकि अब इस बार चंद्रमा तो सूर्य का कारक नहीं, रोशनी का कारक है नहीं, इसलिए अब सूर्य की रोशनी जब चंद्र पृथ्वी रोक लेती है और पृथ्वी जब सूर्य की रोशनी को रोकती है तो एक छाया बनती है। उसी छाया को हम भूभा कहते हैं, पृथ्वी की छाया कहते हैं। अब इसी के अंदर जो चंद्रमा आ जाता है तो रियल में ये एक रियल की घटना है जिसमें छाया डायरेक्ट चंद्रमा को आच्छादित कर लेती है। अतः चंद्र ग्रहण में क्योंकि छाया ने चंद्रमा को ढका है, इसलिए भूभा को छादक कहते हैं, और जिसपे छाया पड़ रही है उसको हम छाद्य कहते हैं, और इसके इसमें चंद्रमा है। अब कई जगह ये उपयोग में आता है सर। सर क्या होता है वो हम यहीं बगल में बता देते हैं। पृथ्वी से कोई ग्रह हम देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य जिस पथ पे चल रहा है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त, नाड़ी वृत्त वो है जो पृथ्वी के विषुवत वृत्त के ठीक समानांतर है, वो नाड़ी वृत्त है। क्रांति वृत्त जिसपे सूर्य चल रहा है उनके कटान बिंदु को संपात बिंदु कहते हैं। अब कोई ग्रह या तारा है, उससे हमने क्रांति वृत्त पे जो लंब डाला वो सर कहलाता है, आकाशीय अक्षांश कहलाता है, सेलेस्टियल लैटिट्यूड कहते हैं। और संपात बिंदु से उस लंब की दूरी को भोगांश या सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो सर का जीरो होना या उसके निकट होने पे ही ग्रहण की संभावना है, क्योंकि सर जीरो का मतलब कि वो तारा या वो ग्रह
इक्लिप्टिक के सामने आ गया जहां पे सूर्य है। अब सूर्य, वो ग्रह और पृथ्वी एक सीध में आने के पूरे चांस है। इसीलिए बार बार ग्रहण में सर का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि सर निकट जीरो होगा या जीरो होगा तभी ग्रहण की संभावना होगी। वो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम सूर्य ग्रहण को पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका था श्लोक की व्याख्या, और इसमें हमने जो बताया व्याख्या, इसमें सूर्य ग्रहण, छादक, छाद्य और माणिक्यार्ध की बात की गई। तो ये इसमें दोनों हम अध्ययन कर लेते हैं। इस डायग्राम में सूर्य है, चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और ये अमावस के आसपास ही होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से हटके जस्ट 180 डिग्री अपोजिट हो जाता है, उस स्थिति में पृथ्वी बीच में आ जाती है और पृथ्वी की एक छाया, जिसे हम भूभाबिंब कहते हैं, वो बनती है। अब वो छाया के अंदर यदि चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति और ये चंद्र ग्रहण की स्थिति हमने एक ही डायग्राम में बना दी है। छाद्य छादक बिंबु को जोड़कर दो का भाग दें तो जो लब्धि हो वो मानक के खंड कहता है। इस मानक के खंड में से सर को घटाने पर जो शेष रहे वह ग्रास बिंब होता है। अब इसका फार्मूला क्या है? मानिक्यार्ध बराबर होता है दोनों की त्रिज्या के योग। दोनों क्या है यहाँ पे? यदि हम बात करें चंद्र ग्रहण की, तो भूभा का बिंब और चंद्रमा का बिंब, उसकी बात कर रहे हैं। और अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो यहाँ पे चंद्रमा का बिंब और जिस पे ग्रहण पड़ रहा है सूर्य, उसके बिंब की बात करते हैं। तो मानिक्यार्ध मतलब दोनों की त्रिज्या का योग। अब त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं? तो भूभा की त्रिज्या ले लीजिए और चंद्रमा की त्रिज्या ले लीजिए। सूर्य ग्रहण में यही चंद्रमा की त्रिज्या ले लीजिए और सूर्य की त्रिज्या ले लीजिए स्पर्श काल में। और जब ये त्रिज्या, या तो दूसरा तरीका यह है कि पूरा पूरा भूभा व्यास ले लीजिए और चंद्रमा का भी व्यास ले लीजिए, क्योंकि व्यास लिया तो इस बार आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, तब आपको मानिक्यार्ध मिलेगा। मानिक्यार्ध का मतलब होता है स्पर्श के समय में जो दो ग्रह हैं, उन दोनों ग्रहों के केंद्र के बीच की दूरी को मानिक्यार्ध कहते हैं। मानिक्यार्ध में से चंद्र सर घटाने पे ग्रास मान प्राप्त होता है। यह सर यदि बिंब मानिक्यार्ध तुल्य हो तो इनके बिंब प्रांतों का मात्र संयोग अर्थात स्पर्श होता है। इसको यहां एक डायग्राम में समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये भूभा बिंब है और ये चंद्र बिंब है। तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी को मानिक्यार्ध कहते हैं, अर्थात दोनों की त्रिज्या को। जब स्पर्श काल के टाइम की बात कर रहे हैं तो दोनों की त्रिज्या, अर्थात जब वो स्पर्श कर रहे हो तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को मानिक्यार्ध कहते हैं। जब ग्रहण पड़ने लगता है अर्थात दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो यही मानिक्यार्ध का नाम बदल जाता है, अब उसे चंद्र सर कहते हैं। और क्योंकि चंद्र सर, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है तो सर्टेनली मानिक्यार्ध अब घट गया है उसका मान, और इसीलिए उसका नाम बदल के चंद्रसर बोल दिया है। तो कितना ग्रास पड़ा है? इसी पहले स्पर्श काल के मानिक्यार्ध में से चंद्रसर को घटा दें तो आपको ग्रास मान मिल जाएगा कितना ग्रहण पड़ा है। और जब पूरी तरह से ढक जाता है तो इसके मतलब ग्रास पूरा पूरा पड़ रहा है, और किसके बराबर होगा? चंद्रमा के साइज के बराबर होगा, क्योंकि जितना धरातल होगा उतना ही तो ग्रहण नजर आएगा, इसलिए चंद्रमा के बिंब के बराबर हो जाएगा। अब इसको फिर से देख लेते हैं। तो यहां पे हमने मानिक्यार्ध बताया, मानिक्यार्ध में से चंद्रसर घटाते हैं तो ग्रास बिंब मिलता है। अब ये 3 केस बन रहे हैं। यदि सर, यह सर यदि बिंब मानिक्यार्ध तुल्य हो तो इनके बिंब प्रांतों का मात्र संयोग अर्थात स्पर्श होता है। ये स्पर्श काल की बात कर रहे हैं जब सर मानिक्यार्ध के बराबर है। यदि सर बिंब मानिक्यार्ध से अल्प हो अर्थात अब ग्रहण शुरू हो गया है तो वही मानिक्यार्ध का नाम बदल जाता है, उसी को हम सर कहते हैं। अब यहाँ पे सर जो है कम है तो मानिक्यार्ध में से सर घटाएंगे तो ग्रहण पता चल जाएगा कितना ग्रास पड़ रहा। तो यदि सर बिंब मानिक्यार्ध से अल्प हो तो छाद्य बिंब छादक बिंब में प्रवेश करता है और खंड ग्रास पड़ता है।
तीसरा केस, यह स्थगित मान या अंतर्मान जिसे हम ग्रास मान भी कहते हैं, यदि छाद्य बिंब से अधिक हो तो सर्व अर्थात संपूर्ण ग्रहण होता है। नोट में यही चीज हमने लिख दी है कि दोनों की त्रिज्याओं का योग माणिक्यार्ध होता है, जो कि सिर्फ स्पर्श के समय ही संभव है। अन्य स्थिति में इसी को सर कहते हैं। जब यह सर माणिक्यार्ध से छोटा होता है तो ग्रहण, बराबर तो स्पर्श, बड़ा तो ग्रहण की कोई संभावना, जो कि इन डायग्रामों से एकदम क्लियर पता चल रहा है कि दोनों स्पर्श कर रहे हैं तो दोनों केंद्र के बीच की दूरी माणिक्यार्ध, दोनों आंशिक ग्रहण कर रहे हैं तो अब दोनों के केंद्र के बीच की दूरी घट गई, उसी को चंद्रसर कहते हैं। और माणिक्यार्ध माइनस चंद्रसर बराबर ग्रास। यहां पूरी तरह से चंद्रमा भूभा के अंदर आ गया है, तो ग्रास मान कितना होगा? चंद्रमा के बिंब के बाद। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण में वलन से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करना है इसको। तो भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में वलन का अभिप्राय किसी खगोलीय पिंड, विशेषकर ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बनने वाले कोणीय संबंध या झुकाव है। तो वलन एक तरह का झुकाव होता है, और ज्योतिष में से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कितना झुकाव है उससे पता चलता है। दोनों एकदम एकदम सीधे में होंगे, उनके बीच में झुकाव एकदम तो 100% पूर्ण ग्रास पड़ता है, जो कि कम ही होता है। तो जितना ज्यादा झुकाव होगा उतना ही कम ग्रहण पड़ने के चांस होंगे। 5 डिग्री से ज्यादा होने पे ग्रहण नहीं पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री जब क्रांति वृत्त से ऊपर चला जाता है तो ग्रहण की कोई संभावना नहीं। भारतीय ज्योतिषी ग्रंथों जैसे कि सूर्य सिद्धांत और बृहत संहिता में वलन की अवधारणा का उपयोग ग्रहण के विभिन्न पहलुओं की गणना के लिए किया जाता है। कोणीय माप, यहां पे तरीका है कैसे हम निकाल सकते हैं वलन को। कोणीय माप, यह पृथ्वी की छाया के केंद्र और चंद्रमा के केंद्र के बीच के कोणीय पृथक्करण को मापने में मदद करता है। ग्रहण का स्वरूप वलन के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि ग्रहण आंशिक होगा, पूर्ण होगा या वलयाकार होगा। इनको इंग्लिश में पार्शियल, टोटल या एन्युलर कहते हैं। और यह कहां दिखाई देगा ये भी पता चल जाता है। अब हम वलन के प्रकार बताएंगे। शास्त्रीय ग्रंथों में वलन के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। ज्यादातर 2 ही लोग बताते हैं, लेकिन 3 होता है। तीसरा इनके संयोग से होता है। तो पहला क्या है? अक्ष वलन। यह अक्षांश के कारण होता है। अक्षांश से संबंधित झुकाव को हम अक्ष वलन कहते हैं। आयन वलन, ये क्रांति या विषुव के संबंध में झुकाव होता है, इसलिए हम आयन कहते हैं। अयनांश आपने पढ़ा है। अयनांश क्या होता है? जब पृथ्वी की एक्सिस अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से शिफ्ट हो जाती है तो हम उसे आयन कहते हैं, और इसी के अंशात्मक मान को अयनांश कहते हैं। अभी पृथ्वी 25 डिग्री पे है, इसके मतलब 25 डिग्री पे जब ऐसे से घूमती है तो ये एक, इसका जो एक्सिस है वो अपने टॉप पॉइंट पे एक छोटा सा गोला बनाता है, वही आयन कहलाता है। आयन वलन उसी को कहते हैं। तीसरा, स्पष्ट वलन। अक्ष और अयन वलन के संयोजन से प्राप्त स्पष्ट कोणीय स्थिति को स्पष्ट वलन कहते हैं। अर्थात तीसरा वाला पहले 2 का सम है। सम कभी कभी जोड़ते हैं, कभी कभी घटाते हैं, ये स्थितियों पर डिपेंड करता है। संक्षेप में, चंद्रग्रहण के संदर्भ में वलन विशुद्ध रूप से एक तकनीकी गणितीय शब्द है, जिसका उपयोग ग्रहण की सटीक स्थिति, समय और दृश्यता की गणना करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ हम आपको वलन, जिसको हम दक्कर्म भी कहते हैं, इसका डायग्राम में समझाएंगे। ये 2 प्रकार का होता है, आपने देख लिया, अयन और अक्ष, और तीसरा इनके संयोग से बनता है। अब जैसे हम ये पृथ्वी पे हैं, ये क्षितिज है, ये 2 सम स्थान है। जैसा इधर का स्थान ऐसा ही उधर का स्थान, ठीक। यहां पे अक्षांश का बदलाव हो जाएगा, इसीलिए हम इन्हें समस्थान कह रहे हैं कि पृथ्वी में एक व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, तो दोनों के लिए एक ग्रह की 2 अलग अलग स्थितियां बन जाएंगी। उसी अक्षांश पे 2 तरफ खड़े हैं दो लोग। इधर वाले ने अगर देखा ये एक बीच में ग्रह है, पृथ्वी से हम देख रहे हैं ये ग्रह है, तो हम देखते हैं कि ये ग्रह के सामने यहाँ कदम पे, क्योंकि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उसका जो ऊपर का एक्सिस है वो ये 25, जो कि अधिकतम 27 जा सकता है। अभी 25 पे है, पर अधिकतम ये 27 पे जा सकता है। एक गोला एक्सिस ऐसे से बनाता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी टेढ़ी है, झुकी हुई है। तो जब पृथ्वी घूमती है तो एक गोला जैसा बनता है उसके पोल पे।
तो जब हम यहां से देखते हैं तो ग्रह के सीधे कदम्ब की तरफ जो मैक्सिमम अयनांश मिलेगा 27 डिग्री, इस रेखा को कदम्ब प्रोत कहेंगे। और इसी गोले का जो मध्य पॉइंट है, अर्थात जब पृथ्वी का अयनांश 0 हो, ऐसा कभी रहा होगा हजारों साल पहले, और हजारों साल वापस वो फिर से हो जाएगा, तो वो सेंटर पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा को ध्रुव प्रोत कहते हैं। तो कदम्ब प्रोत और ध्रुव प्रोत के बीच जो एंगल बनता है उसे आयन वलन कहते हैं। अभी 25 है, अधिकतम 27 जाएगा, तो ये आयन वलन हो गया। अब हम इसी डायग्राम में देख सकते हैं कि आयन के अलावा अक्ष वलन क्या है। हमने जब यहां से देखा तो इस ग्रह की स्थिति इस अक्षांश पे यहां मिली, पर अगर हम अपोजिट साइड से देखें तो इस ग्रह की स्थिति यहां पे नजर आएगी। तो अर्थात जब अक्षांश बदला तो अक्ष वलन आपको अलग नजर आएगा, ग्रह की स्थिति अलग नजर आएगी। इस वाले को जब आपने स्थान बदला तो इसको कहते हैं समप्रोत वृत्त, क्योंकि सम स्थान से दूसरे सम स्थान को जोड़ने वाले वृत्त से पे जब हम ग्रह की स्थिति देखते हैं तो एक इधर मिलेगी दाहिने साइड, तो एक बाएं साइड मिलेगी, जैसा हम अपोजिट खड़े हैं। आयन वलन प्लस माइनस अक्ष वलन बराबर स्पष्ट वलन होता है, यही तीसरा वलन होता है, स्पष्ट। तो ऊपर के डायग्राम से अब ये क्लियर हो गया कि आयन वलन क्या है। ग्रह होते हुए ध्रुव प्रोत वृत्त और कदम्ब प्रोत वृत्त के बीच की कोणीय मान को आयन वलन कहते हैं। अक्ष वलन क्या है? यह वलन अक्षांश के अंतर से उत्पन्न होता है। कोई भी ग्रह अलग अलग अक्षांश से देखने पर अलग अलग स्थिति पर दिखाई देता है। जैसे ये दो व्यक्ति खड़े हैं, इसने देखा इस ग्रह को तो यहां नजर आएगा, ये अक्षांश होगा। यहाँ के वाले व्यक्ति ने देखा तो उसको ये अक्षांश नजर आएगा। तो दो अलग अलग अक्षांश आ गए, इन्हीं के अंतर्मान को हम अक्ष वलन कहते हैं। ये देखिए, इसलिए दोनों अक्षांश के बीच को हम अक्ष वलन यहाँ बता रहे हैं। तो ये वलन टॉपिक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण में लंबन से क्या आशय है? सोदाहरण परिचय देना। भारतीय ज्योतिष में लंबन का आशय सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति पृथ्वी की सतह से जैसा हमें दिखाई देता है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसकी वास्तविक भूकेंद्रीय स्थिति पृथ्वी के केंद्र से देखी गई के बीच के कोणीय अंतर सिखाया जाता है। अब देखिए, दो बातें हो गई। लंबन का मतलब सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा भाई पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पे हम लोग बैठे होते हैं। पृथ्वी के केंद्र पे तो कोई नहीं है, क्योंकि वहां तो मैग्मा है, गर्म लावा है जो ज्वालामुखी से निकलता है। लेकिन कैलकुलेशन हम उसी सेंटर से करते हैं, वहां पे तो कोई नहीं रह सकता, कोई जा भी नहीं सकता। 6,500 किलोमीटर अंदर है वो धरातल से, लेकिन कैलकुलेशन में हम वही केंद्र लेते हैं। तो लंबन का आधार वही है, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा को देखना आभासी रूप से, और फिर धरातल से चंद्रमा को देखना। तो भारतीय ज्योतिष में लंबन का आशय सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति पृथ्वी की सतह से और उसकी वास्तविक भूकेंद्रीय स्थिति पृथ्वी के केंद्र से के बीच के कोणीय अंतर से कही जाती है, मापी जाती है। इसी को लंबन कहते हैं। इस खगोलीय घटना को आधुनिक विज्ञान में दृष्टिकोण या पैरालेक्स के नाम से जाना जाता है। अब आप इस डायग्राम में देखें तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र के से है सर। अब पृथ्वी के धरातल पे हम बैठे हैं, उसको द्रा लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे आसमान में ये सूर्य यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ। हमने यहाँ पे दा पे बैठे देखे चंद्रमा को देखा, ये सीधी देखा। पर यदि केंद्र से हम इसको मापन करें, क्योंकि जब खगोलीय घटना की बात करते हैं तो सारे ग्रह छोटे छोटे बिंब नजर आते हैं, तो उनके केंद्र से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से देखें तो चंद्रमा से होते हुए सीधे सूर्य पे रेखा जा रही है, और ये ग्रहण की परफेक्ट स्थिति है। तो जब केंद्र से चंद्रमा सूर्य एक सीध में है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का वो धरातल का स्थान जो कि केंद्र से सूर्य और चंद्रमा को जोड़ने वाली रेखा पे है, तो वहां के व्यक्ति को तो ग्रहण नजर आएगा, सूर्य ग्रहण। पर जो ये धरातल के यहाँ पे ऊपर बैठा है उस व्यक्ति को या तो आंशिक नजर आएगा या तो बिल्कुल भी सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा। इसीलिए हम चंद्र का लंबन जरूर निकालते हैं। तो केंद्र से और धरातल से चंद्रमा का कोणीय डिफरेंस को चंद्र लंबन कहते हैं, और इसी तरह सूर्य लंबन क्या होता है? सूर्य का केंद्र से और धरातल से जो कोणीय अंतर आता है उसको सूर्य का लंबन कहते हैं। और ये जब लंबन कम से कम होते हैं या जीरो होते हैं
तभी हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ये है लंबन। ये इस डायग्राम से एकदम क्लियर होगा। थोड़ा सा हम यहीं पे चंद्र ग्रहण भी बता दें। हालांकि सूर्य ग्रहण के लंबन में चंद्र ग्रहण बताना उचित नहीं है, पर जरूरी इसलिए है क्योंकि ये कुछ घटनाएं चंद्र ग्रहण के केस में नहीं होती हैं। तो क्या है वो? चंद्र ग्रहण में लंबन तथा नति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि समकल काल में भूभा चंद्र को आच्छादित करती हुई उस पर लगती है। अतः दोनों की एक ही कक्षा होने के कारण पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी स्थानों में चंद्रमा को समान दिखते हैं, क्योंकि वहां पर छाद्य चंद्र तथा छातक भूभा की एक ही कक्षा है। अब ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? चंद्र ग्रहण में लंबन तथा नति उत्पन्न नहीं होती है। उसका कारण यह है कि ये चंद्र ग्रहण आप समझ लें तो चंद्रमा जब पृथ्वी के पीछे अर्थात पृथ्वी बीच में आ गई तो पृथ्वी की छाया डायरेक्ट चंद्रमा के ऊपर पहुंच रही है, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ा, चंद्रमा के रिस्पेक्ट में पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो उसकी छाया भी बहुत दूर तक बनती है। और उस रेंज में जब आ जाता है चंद्रमा तो छाया डायरेक्ट उसके धरातल पे पड़ती है। तो यहां एंगुलर मान का दो चीजों के बीच में जो कोणीय अंतर है उसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो चीज हम यहां पे छादक है वो खुद ही जाके छाद्य के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए कोणीय अंतर आ ही नहीं सकता। अगर ग्रहण पड़ रहा है तो पड़ेगा, लंबन जैसी स्थिति नहीं आएगी। जबकि सूर्य ग्रहण में ऐसा नहीं है। सूर्य खुद रोशनी का स्रोत है, उस पर कोई छाया पड़ नहीं सकती, वो आभासी होती है। और चंद्रमा और सूर्य दो अलग अलग चीजें हैं। चंद्रमा की छाया सूर्य तक नहीं जाती है, यही वो कारण है कि सूर्य ग्रहण में लंबन पढ़ा जाता है। बल्कि सूर्य की से जो रोशनी आ रही है पृथ्वी तक वो नहीं आ पाती है चंद्रमा के कारण। इसलिए ये दो अलग अलग पिंड हैं, और दोनों के बीच में अगर लंबन होगा अर्थात एंगुलर डिफरेंस होगा तो हमें यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो मेन कारण क्या है? चंद्र ग्रहण में लंबन नति हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ग्रहण का कारक है वो छाया भूभा जिसे कहते हैं वो डायरेक्ट चंद्रमा पे पड़ रही है। पर सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की कोई छाया सूर्य पे बन नहीं सकती, बल्कि ये आभासी होता है। ये सूर्य चंद्रमा की छाया सूर्य के कारण जो बन रही है वो पृथ्वी पे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो पृथ्वी पर उपस्थित भिन्न भिन्न जगहों के लिए भिन्न भिन्न मानों के अनुसार निर्धारित होती है। जो केंद्र से सूर्य को जोड़ने वाली रेखा पे व्यक्ति खड़ा है और चंद्रमा भी बीच में आ गया उसी में, तो उसको लंबन 0 मिलेगा और इसलिए ग्रहण नजर आएगा। पर अन्य इस दा वाली स्थिति के लिए इस व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मिल रहा है, चंद्रमा बीच में आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसको सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसलिए लंबन की स्थिति सिर्फ सूर्य ग्रहण। चलिए अब देखते हैं लंबन का महत्व क्या है। सूर्य ग्रहण लंबन एक महत्वपूर्ण गणकीय गणना है, क्योंकि इसके बिना ग्रहण का सटीक समय और स्थान निर्धारित करना असंभव है। भू केंद्र बनाम पर्यवेक्षक। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत करीब है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों से देखने वाले पर्यवेक्षकों के लिए चंद्रमा की स्थिति थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। दिखाई देने वाला अंतर। लंबन इसी दिखाई देने वाले अंतर को नापता है। यह एक सुधार कारक है ताकि किसी विशेष स्थान पर ग्रहण के आरंभ, मध्य और अंत का सही समय ज्ञात हो सके। सार्वदेशिक नहीं। चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया में चंद्रमा के प्रवेश के कारण सार्वदेशिक होता है, पूरी दुनिया में एक साथ होता है। क्योंकि पृथ्वी की जो छाया है वो डायरेक्ट चंद्रमा पे पड़ रही है, तो वो पूरी पृथ्वी की छाया है, तो वो छाया पृथ्वी के हर जगह से देखने पे नजर आएगी। लेकिन सूर्य ग्रहण सार्वदेशिक नहीं होता है। सार्वदेशिक मतलब सभी देशों को सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा, क्योंकि वही उसी देश को यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा जो उस जहां पे लंबन 0 है वहीं पे सूर्य ग्रहण नजर आएगा, बाकी के देशों पे नहीं नजर आएगा। ये सार्वदेशिक नहीं है। तो सूर्य ग्रहण सार्वदेशिक नहीं होता है। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण पथ में ही दिखाई देता है और लंबन ही उस सटीक पथ का निर्धारण करता है। अब इसको उदाहरण सहित एक परिचय देना था, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया कि उसको उदाहरण से बताइए। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है कि कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक ही समय में सूर्य ग्रहण देख रहे हैं। व्यक्ति ए विषुवत रेखा पर खड़ा है, व्यक्ति बी उत्तरी ध्रुव के पास खड़ा है। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब है, व्यक्ति ए और बी के लिए सूर्य और चंद्रमा के संरेखण का कोण अलग अलग होगा।
लंबन का प्रभाव। तो चलिए, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है जो कि विषुवत के पास है, और एक व्यक्ति पोल के पास खड़ा है। अब जो विषुवत के पास है उस व्यक्ति वो केंद्र चंद्रमा और सूर्य वाली रेखा पे आ रहा है, उसके आसपास है, इसलिए उसको सूर्य ग्रहण नजर आएगा। पर जो पोल के पास खड़ा है उस व्यक्ति को चंद्रमा अलग और सूर्य अलग नजर आ रहा है, और इसीलिए उसको ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा। ठीक। अब लंबन का प्रभाव हम देखते हैं। लंबन के कारण व्यक्ति ए को सूर्य ग्रहण पूर्ण दिखाई दे सकता है, जबकि व्यक्ति बी को उसी समय केवल आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, या हो सकता है कि उसे बिल्कुल भी ग्रहण न दिखाई दे, क्योंकि चंद्रमा की छाया उसके ऊपर से या नीचे से निकल जाए। इस प्रकार भारतीय ज्योतिष में लंबन एक आवश्यक गणितीय सुधार है, जो व्यक्तिगत संस्थानों के लिए सूर्य ग्रहण की सटीक गणना करने में मदद करता है। अब चौथा प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का क्या था? सूर्य ग्रहण में स्पर्श, मध्य और मोक्ष का सुधारण वर्णन कीजिए। अब देखिए, पहले तो समझ लीजिए सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, और यह अमावस्या के आसपास ही होता है। अब चंद्रमा ऐसे घूम रहा है, इसलिए स्पर्श काल जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए, चंद्रमा का ऊपर वाला भाग पूर्व कहलाता है, नीचे पश्चिम, तो ये पूर्व है। तो चंद्र ग्रहण में पूर्व, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का पूर्व भूभा के पश्चिम को छूता है, तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत होती है, स्पर्श काल होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां इसके उल्टा होता है। अब यहां चंद्रमा का जो पश्चिम है वो सूर्य के पूर्व को जब छुएगा तो स्पर्श काल होगा। ऊपर का हिस्सा पूर्व है, इसलिए हम कहेंगे सूर्य का पूर्व। नीचे का हिस्सा चंद्रमा का पश्चिम है, तो सूर्य का पूर्व, चंद्रमा का पश्चिम एक सीध में आ जाएंगे, एक रेखा पे आ जाएंगे, तो हम स्पर्श काल कहेंगे। फिर चंद्रमा चलता हुआ सूर्य और पृथ्वी के एकदम सूर्य पृथ्वी को केंद्र को मिलाने वाली रेखा पे आ जाएगा, तो मध्य काल कहलाएगा। फिर चलते चलते चंद्रमा की स्थिति ये आएगी कि अब इसका चंद्रमा का पूर्व और सूर्य का पश्चिम, ग्रह का निचला हिस्सा पश्चिम है, तो सूर्य का पश्चिम और चंद्रमा का पूर्व जब टच करेंगे तो हम कहेंगे मोक्ष काल आ गया। अब बस ग्रहण होने वाला है। तो भारतीय ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें स्पर्श, मध्य और मोक्ष कहा जाता है। इन चरणों को न केवल खगोलीय महत्व है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक साधन में भी इनका विशेष स्थान है। सूर्य ग्रहण के 3 चरण। सूर्य ग्रहण के दौरान ये 3 चरण चंद्रमा द्वारा सूर्य को ढकने और फिर आंशिक या पूर्ण रूप से मुक्त करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ है छूना या शुरुआत होना। यह ग्रहण का वह प्रारंभिक चरण है जब चंद्रमा का किनारा सूर्य की डिस्क अर्थात बिंब को छूता हुआ दिखाई देता है। अब इसका ज्योतिषीय व धार्मिक महत्व क्या है? इस समय को अक्सर अशुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा राहु या केतु, ग्रहण के कारक ग्रह राहु केतु है, इनके प्रभाव में अब सूर्य आना शुरू हो जाता हो। तो धर्मशास्त्र के अनुसार स्पर्श काल से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, और इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं तथा स्नान, जप और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य करने का विधान है। तो जैसा अभी हमने डायग्राम में बताया, स्पर्श होते ही सूतक काल लग गया, सारे शुभ कार्य बंद, पूजा पाठ बंद, मंदिरों के कपाट बंद, घर के मंदिर को आप कपड़े से ढक देते हैं। धीमे धीमे ग्रहण का समय बढ़ता और मध्यकाल आ जाता है। जब मध्यकाल आएगा, मध्य का अर्थ है बीच का या चरम का स्थिति। यह वह चरण है जब ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होता है। यदि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ होता है। यदि यह आंशिक या खंड ग्रास है तो यह अधिकतम आच्छादन का समय होता है। ज्योतिषीय व धार्मिक, इस अवधि में सूर्य की शक्ति सबसे अधिक क्षीण मानी जाती है। यह समय सूर्य का गहन आध्यात्मिक साधन, मंत्र जप और ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों और सूर्य के लिए किए गए मंत्रोच्चारण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य इस समय पीड़ित है। और जब सूर्य पीड़ित है तो उसको हम शक्ति दे रहे हैं सूर्य के मंत्रों के जरिए, और इस शक्ति से सूर्य जब ग्रहण मुक्त होगा तो आपको शुभ फल देगा। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या अंत। यह वह अंतिम चरण है जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क से पूरी तरह अलग हो जाता है और सूर्य अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है, जिससे ग्रहण समाप्त हो जाता है। अब इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है?
मोक्ष काल में ग्रहण समाप्त होने के बाद व्यक्ति को फिर से स्नान करने और दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की सलाह दी जाती है। यह चरण नकारात्मक ऊर्जाओं से शुद्धि और सामान्य जीवन की ओर लौटने का प्रतीक है। इस क्वेश्चन में इस उदाहरण वर्णन के लिए कहा गया था, इसलिए मान लीजिए कि 21 जून 2020 को भारत में हुए वलयाकार सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय पंचांग नीचे दिए गए समय, क्योंकि भारत में जो समय दिया जाता है वो प्रयागराज के अनुसार होते हैं, तो वो क्या है? ग्रहण का स्पर्श अर्थात प्रारंभ सुबह 10:01। ग्रहण का मध्य या परम ग्रास समय सुबह 11:38। ग्रहण का मोक्ष या समाप्ति दोपहर 1:28। अब साधना का उदाहरण हम एक देने जा रहे हैं। एक साधक अर्थात आध्यात्मिक अभ्यास करने वाला व्यक्ति इन समयों का उपयोग इस प्रकार करेगा। कैसे करेगा? स्पर्श काल, जैसे ही 10:01 बजेंगे, स्पर्श काल लग गया, तो साधक सभी प्रकार के भोजन और विश्राम से परहेज करते हुए पवित्र स्नान करेगा, यदि संभव हो तो पवित्र स्नान करेगा, यदि संभव हो तो नदी या समुद्र तट पर, और अपने मंत्रों का जाप या ध्यान। अपने मंत्रों को मतलब सूर्य के मंत्रों का। जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र का। मध्यकाल 11:38 बजे। इस दौरान साधक अपनी साधना, मंत्र जप, ध्यान को सर्वोच्च उच्चतम सीमा पर ले जाएगा, क्योंकि यह ऊर्जा को अधिकतम करने का समय माना जाता है। मोक्ष का 1:28 पे अब ग्रहण समाप्त हो रहा है, तो साधक इस समय फिर से स्नान करेगा। ये औषधि स्नान हो सकता है, सामान्य स्नान हो सकता है, कोई भी, और फिर दैनिक पूजा पाठ के बाद सामान्य भोजन कर सकता है, जिससे यह प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार भारतीय ज्योतिष में स्पर्श, मध्य और मोक्ष सूर्य ग्रहण के 3 महत्वपूर्ण समय बिंदु हैं, जो खगोलीय घटना के साथ साथ आध्यात्मिक आचरण और साधना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इस प्रश्न का 5वां प्रश्न है, गुरु के उदयास्त साधन प्रकार का वर्णन कीजिए। अब गुरु के बारे में है, उसका उदय क्या होता है, अस्त क्या। भारतीय ज्योतिष में गुरु या बृहस्पति का उदय और अस्त होना एक महत्वपूर्ण घटना है। गुरु के अस्त होने की स्थिति को गुरु का लोप या गुरु तारा का डूबना भी कहा जाता है। यह अवस्था तब होती है जब गुरु सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और सूर्य की तेज रोशनी के कारण वे पृथ्वी से दिखाई नहीं देते। इस घटना का धार्मिक, सामाजिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु अस्त के दौरान कई शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरु परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के एकदम विपरीत सूर्य बीच में है, और विपरीत साइड में जब आ जाता है तो पृथ्वी से देखने पे गुरु यदि सूर्य के बहुत करीब है, बहुत करीब का तात्पर्य यहां पे है गुरु के लिए ये मान अंशात्मक 11 अंश है। जब ये 11 अंश के अंदर आ जाता है सूर्य से, सूर्य को केंद्र बिंदु से हम ये अंशात्मक मान ले रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी के कारण ये दिखना बंद हो जाता है। जैसे हम पृथ्वी से देख रहे हैं और सूर्य तो बहुत चमकीला है, तो इसके पीछे, इसके पास आप, क्योंकि ये आवृत्ति ऐसे ऐसे कर रहा है, बृहस्पति इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो अब सूर्य की रोशनी के कारण बृहस्पति कम दिखाई देगा या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। उस स्थिति में हम कहते हैं कि बृहस्पति डूब गया, अस्त हो गया। डूबना या अस्त होने का मतलब होता है सूर्य की चमक के कारण उस ग्रह से मिलने वाली तरंगें या ऊर्जा जो हमें मिल रही है वो सूर्य की रोशनी के कारण व्याधित हो गई है, रुक गई है, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत ज्यादा है। इसी को अस्त होना कहते हैं। तो गुरु का कालांश अर्थात अंशात्मक मान जो है वो 11 अंश है। तो गुरु के उदय और अस्त का साधन की गणना विधि कैसे हम करते हैं? गुरु के उदय और अस्त की गणना मुख्य रूप से सूर्य गुरु के बीच के कोणीय अंतर अर्थात कालांश, जिसे हम एंगुलर सेपरेशन कहते हैं, पर आधारित है। गुरु का कालांश 11 अंश है। सूर्य से अस्त होकर गुरु पुनः उदय होने में गुरु को 11 अंश का अंशात्मक समय लगता है। गणना के चरण इस प्रकार है। युति, कंजंक्शन, जब सूर्य गुरु एक ही देशांतर पर आ जाती है तो इसे युति कहा जाता है। इस युति के आसपास ही गुरु अस्त होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ एकदम पीछे पृथ्वी सूर्य की सीध में गुरु आ जाए तो उसे हम युति कहते हैं। इस समय में तो गुरु पूर्णतः अस्त है। इस समय गुरु की कोई ऊर्जा आपको नहीं मिल रही है, और उससे भी लगभग 6 डिग्री पहले गुरु अस्त हो चुके थे, और बीच की रेखा से 6 डिग्री बाद फिर से उदय हो।
5.5 कह सकते हैं अगर एग्जैक्ट लेंथ 11, तो 5.5 डिग्री पहले और 5.5 डिग्री बाद। कौन सी रेखा? जो सूर्य और पृथ्वी की बीचों बीच जो रेखा खींची है, उससे 5.5 पहले 5.5 बाद तक, ये अस्त है। टोटल अंशात्मक मान 11 डिग्री। तो जब बीचों बीच गुरु आ जाता है तो उसे हम कहते हैं युति, कंजंक्शन। इस समय प्रबल अस्तमान कहते हैं इसे, पूरी तरह से अस्त है बृहस्पति। दूसरा, अस्त होने की शर्त शर्त या कंबस्चन, इसको इंग्लिश में कंबस्ट कहते हैं। जब ग्रह कंबस्ट मतलब अस्त हो गया। गुरु ग्रह तब अस्त माने जाए जब सूर्य के साथ एक निश्चित कोणीय दूरी के भीतर आ जाते हैं, निश्चित दूरी कालांश कहलाती है। भारतीय ज्योतिष और ग्रंथों और पंचांगों के अनुसार जब गुरु ग्रह सूर्य से लगभग 11 डिग्री के भीतर आ जाते हैं तो वे अस्त हो जाते हैं। दृष्टिगोचरता, इस निकटता के कारण सूर्य का तेज गुरु के प्रकाश को ढक लेता है, जिससे गुरु ग्रह आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उदय होने की शर्त, जब गुरु पश्चिम या पूर्व दिशा में पुनः में सूर्य से पुनः 11 डिग्री से अधिक दूर चले जाते हैं, तब वे फिर से उदय माने जाते हैं और आंखों से दिखाई देने लगते हैं। इनका ज्योतिषी और धार्मिक प्रभाव क्या है? पहला, अस्तकाल, जब गुरु लोप है। इस अवधि में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यों का करना वर्जित माना जाता है। इस अवधि में शुभ कार्यों के लिए गुरु का बल प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, उदय काल, गुरु के उदय होने के बाद ही शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं और मांगलिक कार्य फिर से शुरू किए जाते हैं। इस प्रकार गुरु के उदय और अस्त का साधन भारतीय ज्योतिषी गणित का एक अभिन्न अंग है, जो पंचांग निर्माण और शुभ अशुभ मुहूर्तों के निर्धारण में आधारभूत भूमिका निभाता है। तो मित्रों, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें